जून 2005 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन डे। सोचिए, धूप खिली है, माहौल में एक उम्मीद सी है, हजारों स्टूडेंट्स भविष्य के सपने देख रहे हैं। बिल्कुल, और मंच पर एक आदमी आता है। हाँ, पर वो प्रोफेसर वाले कपड़ों में नहीं, काली टर्टलनेक, नीली जीन्स, स्नीकर्स, एकदम उनका ट्रेडमार्क स्टाइल। पर्सनालिटी ऐसी कि सब देखें, पर चेहरे पर, शरीर पर वो बीमारी की झलक भी दिख रही है। ये स्टीव जॉब्स हैं, एप्पल के को-फाउंडर। और वो वहाँ इतिहास के सबसे यादगार भाषणों में से एक देने के लिए खड़े हैं। वो अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाते हैं। पहली कि कैसे जिंदगी के अलग अलग तजुर्बे, वो डॉट्स बाद में जुड़ जाते हैं। कनेक्टिंग द डॉट्स। हाँ। दूसरी कहानी प्यार और नुकसान की, अपने काम से प्यार और फिर उसे खो देना। और तीसरी मौत के एहसास के बारे में, कि ये जानना कि वक्त कम है कैसे हमें सही चीजों पर फोकस करने में मदद करता है। बहुत पावरफुल। और भाषण के आखिर में वो एक पुरानी मैगजीन के शब्द दोहराते हैं, भूखे रहो, मूर्ख रहो, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। भीड़ एकदम जोश में आ जाती है, तालियां बजती हैं। पर जॉब्स चुपचाप मंच से उतर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये बातें सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, वो खुद को भी याद दिला रहे थे। सही बात है। तो आज चलिए वॉल्टर आइजैक्सन की लिखी जीवनी के जरिए इन्हीं शब्दों के पीछे जो इंसान है, स्टीव जॉब्स, उनकी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनके अनुभव, उनकी जीत, उनकी हार, सबने मिलकर उन्हें वो बनाया जिसने हमारी दुनिया पर इतना गहरा असर डाला। तो कहानी शुरू होती है 1955 में सैन फ्रांसिस्को। जी। एक अविवाहित जोड़ा, काफी यंग थे, उनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। हाँ, लेकिन वो पालने की स्थिति में नहीं थे शायद। बिल्कुल। जैविक पिता अब्दुल फत्ता जंताली सीरिया से आए छात्र थे और माँ जोआन शिबल अमेरिकी थी। यंग थे, शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने तय किया कि बच्चे को गोद देंगे। पर उनकी एक इच्छा थी कि जो गोद लेने वाला परिवार हो वो पढ़ा लिखा हो, कॉलेज ग्रेजुएट। हाँ, ये उनकी शर्त थी। लेकिन विडंबना देखिए, जिन्हें बच्चा मिला, पॉल और क्लारा जॉब्स, वो वर्किंग क्लास थे। अच्छा। हाँ, पॉल मैकेनिक थे, हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था। क्लारा अकाउंटेंट थी। जब जैविक माँ जोआन को ये पता चला तो उन्होंने पहले मना कर दिया। ओह, तो फिर? कई हफ्ते लगे। पॉल और क्लारा ने वादा किया कि वो बच्चे को कॉलेज जरूर भेजेंगे। तब जाकर जोआन मानी। तो स्टीव के मन में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी कि उन्हें छोड़ दिया गया था। हाँ, एक तरह का दर्द, एक अनसुलझा सवाल। लेकिन साथ ही उन्हें अपने पिता पॉल जॉब्स पर बहुत गर्व था। पॉल जॉब्स का क्या असर रहा उन पर? बहुत गहरा। पॉल ने उन्हें सिखाया कि काम कितना बारीकी से करना चाहिए, क्राफ्ट्समैनशिप। वो गैराज में साथ काम करते थे। मैंने पढ़ा है कि वो कहते थे कैबिनेट के पीछे भी। बिल्कुल, कि बाड़ या कैबिनेट का पिछला हिस्सा भी उतना ही सुंदर और सलीके से बना हो जितना सामने का, भले ही उसे कोई देखे या ना देखे। और ये बात स्टीव के काम में दिखी बाद में, एप्पल के प्रोडक्ट्स के अंदर भी। हाँ, वो सर्किट बोर्ड तक को सुंदर बनवाना चाहते थे। ये सोच उनके डीएनए में चली गई थी। उनका बचपन क्यूपेटिनो में बीता, जो बाद में सिलिकॉन वैली बना। स्कूल में कैसे थे वो? होशियार तो थे, पर उतने ही शैतान और विद्रोही। नियम तोड़ना, टीचर्स को तंग करना। आसानी से बोर हो जाते थे शायद। बिल्कुल। पारंपरिक पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लग रहा था कि शायद रास्ते से भटक जाएंगे। लेकिन फिर एक टीचर ने उन्हें संभाला। हाँ, चौथी क्लास की टीचर थी इमोजीन हिल। उन्होंने स्टीव की इंटेलिजेंस को पहचाना, उन्हें चैलेंज किया, अलग काम दिया। और सुनने में आया है कि कैंडी और पैसे का लालच भी दिया। हाँ, पढ़ने और अच्छा करने के लिए। और वो तरीका काम कर गया। जॉब्स ने बाद में कहा भी कि उस टीचर ने उन्हें बचाया, उनमें फिर से पढ़ने की इच्छा जगाई। और फिर हाई स्कूल में उनकी मुलाकात हुई स्टीव वोज़निएक से। हाँ, वो उनसे कुछ साल बड़े थे। वॉज तो थे इलेक्ट्रॉनिक्स के जादूगर, थोड़े शर्मीले, अपने में रहने वाले, पर कोड और सर्किट के साथ खेलते थे। और जॉब्स एकदम उलट, एनर्जी से भरे, एम्बिशियस, आइडिया बेचने में माहिर। कमाल की जोड़ी थी, एक इंजीनियर, एक विजनरी। उन्होंने साथ मिलकर कुछ छोटे मोटे काम भी किए ना, वो ब्लू बॉक्स वाली कहानी। हाँ, बिल्कुल। ब्लू बॉक्स बनाए, एक ऐसी डिवाइस जिससे फोन सिस्टम को हैक करके मुफ्त में लंबी दूरी की कॉल्स की जा सकती थी। गैर कानूनी था, पर मजेदार भी लगा होगा। हाँ, लेकिन जॉब्स के लिए मजा सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं था। उन्हें इस बात से ज्यादा रोमांच मिला कि वो दो लड़के बड़ी कंपनियों को चुनौती दे सकते हैं, उनके बराबर पावर महसूस कर सकते हैं। अच्छा, ये एंगल दिलचस्प है। हाँ, ये सोच के टेक्नोलॉजी आम आदमी को ताकत दे सकती है, ये उनके पूरे करियर का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र बन गया। पावर टू द पीपल एक तरह से। फिर आया कॉलेज का दौर। 1972 में रीड कॉलेज, महंगा कॉलेज था। हाँ, ओरेगन में।
उनके पेरेंट्स ने अपनी सारी बचत लगा दी। पर हुआ क्या, 6 महीने में ही जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया। छोड़ दिया? क्यों? उन्हें लगा पारंपरिक पढ़ाई उनके लिए नहीं है और माँ बाप का पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन वो कैंपस के आसपास ही रहे, है ना? हाँ, करीब 18 महीने तक। ड्रॉप आउट जरूर थे, पर सीखना नहीं छोड़ा। अपनी मर्जी की क्लास में चले जाते थे। जैसे वो कैलीग्राफी की क्लास। बिल्कुल। उन्हें कैंपस के पोस्टर्स पर हाथ से लिखे अक्षर बहुत सुंदर लगते थे, तो वो क्लास करने लगे। इसके अलावा दोस्तों के फर्श पर सोना, कोक की बोतलें बेचकर पैसे कमाना, और वो हरे कृष्ण मंदिर में खाना खाने जाना। हाँ, हर रविवार 7 मील पैदल चलकर मुफ्त खाने के लिए। बाहर से देखें तो लगता कि क्या चल रहा है, कोई दिशा नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ सीख रहे थे। डिजाइन, स्पिरिचुअलिटी। हाँ, ज़ेन बौद्ध धर्म में रुचि। ये सब अनुभव उस वक्त शायद बेकार लगे, पर जैसा उन्होंने बाद में कहा, डॉट्स हमेशा पीछे देखने पर ही कनेक्ट होते हैं। और वो कैलीग्राफी वाली बात, वो कैसे जुड़ी? सालों बाद जब वो पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तो उन्हें वो क्लास याद आई, और उसी वजह से मैक में पहली बार सुंदर टाइपोग्राफी, अलग अलग फॉन्ट्स, प्रोपोर्शनल स्पेसिंग आई। कमाल है, मतलब कंप्यूटर को भी एक कलात्मक टच दिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनके लिए कोई भी अनुभव बेकार नहीं गया, सब कहीं ना कहीं जुड़ गया। फिर वो भारत भी आए, अटारी में काम किया, और फिर वापस कैलिफोर्निया। वॉज़नियाक उस समय एक पर्सनल कंप्यूटर बोर्ड पे काम कर रहे थे। हाँ। और जॉब्स ने उसकी क्षमता देखी। उन्होंने वॉज़ को मनाया कि नौकरी छोड़ो, साथ में कंपनी बनाते हैं। और 1976 में जॉब्स के पेरेंट्स के गैरेज में एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत हुई। सही। पहली मशीन एप्पल आई, वो तो बस एक सर्किट बोर्ड थी शौकीनों के लिए। लेकिन फिर आया एप्पल II। हाँ, 1977 में वो पूरी तरह से असेंबल किया हुआ कंप्यूटर था। रंगीन ग्राफिक्स, प्लास्टिक का बढ़िया केस। और वो बहुत सफल रहा है ना? जबरदस्त। दुनिया के पहले मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर्स में से एक। एप्पल गैरेज से निकलकर एक तेजी से बढ़ती कंपनी बन गई, और जॉब्स सिर्फ 23 साल की उम्र में करोड़पति। ये तो सपनों जैसी कहानी है, लेकिन सफलता के साथ मुश्किलें भी आती हैं। बिल्कुल। पैसा और शोहरत ने जॉब्स को शांत नहीं किया, उनका जुनून और बढ़ गया, परफेक्शन के लिए। सुना है बहुत मांग करने वाले और मूडी थे। हाँ, बहुत। छोटी छोटी चीजों पर अड़ जाते थे। कर्मचारियों पर चिल्लाना, उन्हें रुला देना, ये सब होता था। और फिर अगले ही पल उन्हें मोटिवेट भी कर देते थे। यही तो खास बात थी। लोग इसे कहते थे रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, ये क्या चीज थी? सुनने में अजीब लगता है। ये जॉब्स की मतलब एक करिश्माई क्षमता थी। वो अपनी बातों से, अपने विश्वास से लोगों को यकीन दिला देते थे कि जो असंभव लगता है वो किया जा सकता है। अच्छा। वो टाइमलाइन बदलवा देते थे, इंजीनियरों से वो काम करवा लेते थे जो उन्हें नामुमकिन लगता था। ये प्रेरित भी करता था, पर डराता भी था। लोगों को उनकी लिमिट से आगे धकेलते थे। काफी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। बहुत ज्यादा। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत विवादास्पद पहलू रहा है। और इसी जुनून का नतीजा था मैकिन्टॉश प्रोजेक्ट। हाँ, वो उनका पैशन प्रोजेक्ट बन गया। वो एक ऐसा कंप्यूटर चाहते थे जो IBM के बोरिंग पीसीज से अलग हो, सुंदर, आसान, आम लोगों के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ अस। ग्राफिकल इंटरफेस, माउस, ये सब नया था उस वक्त। बिल्कुल। टीम ने दिन रात एक कर दिया। जॉब्स की परफेक्शन की मांग के नीचे पिसते हुए भी वो लगे रहे। और 1984 में मैक का लॉन्च हुआ, वो मशहूर सुपर बोल ऐड के साथ। हाँ, रिडले स्कॉट का बनाया वो 1984 ऐड, जैसे कोई क्रांति आ गई हो। कंप्यूटर ने खुद स्क्रीन पर कहा, हेलो, मैं मैकिन्टॉश हूं। वाकई में पर्सनल कंप्यूटिंग में एक बड़ा मोड़ था। उपयोगिता के साथ सुंदरता, सादगी, ये जॉब्स का विजन था। लेकिन पर्दे के पीछे दिक्कतें बढ़ रही थीं। हाँ, जॉब्स का मैनेजमेंट स्टाइल, उनकी जिद, कंपनी के बाकी लीडर्स के साथ, खासकर CEO जॉन स्कली के साथ उनके झगड़े बढ़ गए। जॉन स्कली? उन्हें तो जॉब्स खुद पेप्सी से लाए थे ना, वो मशहूर लाइन बोलकर, क्या तुम जिंदगी भर मीठा पानी बेचना चाहते हो या मेरे साथ दुनिया बदलना चाहते हो? वही स्कली, पर अब दोनों में बन नहीं रही थी। जॉब्स पूरा कंट्रोल चाहते थे, समझौता करने को तैयार नहीं थे। और नतीजा? नतीजा बहुत कड़वा रहा। 1985 में एप्पल के बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया। निकाल दिया? अपनी ही कंपनी से? हाँ, सोचिए, सिर्फ 30 साल की उम्र में जिस कंपनी को उन्होंने शुरू किया, उसी से बाहर। बहुत बड़ा झटका था उनके लिए, अपमानित महसूस कर रहे थे। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि ये उनके साथ हुई सबसे अच्छी बात थी। हाँ, स्टैनफोर्ड वाले भाषण में उनका कहना था कि उस वक्त समझ नहीं आया, पर निकाले जाने से उन पर से सफलता का बोझ हट गया। वो फिर से एक बिगनर बन गए, कम निश्चित, ज्यादा जिज्ञासु। इसने उन्हें और क्रिएटिव बना दिया। बिल्कुल। उन्हें एक नई शुरुआत करने की आजादी मिली,
और उन्होंने तुरंत एक नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट कंप्यूटर्स। जी वो दिखने में बहुत खूबसूरत थे, वो काले क्यूब्स। हाँ, तकनीकी रूप से भी बहुत एडवांस थे, लेकिन बहुत महंगे थे। तो बिजनेस के लिहाज से सफल नहीं रहे। नहीं, व्यावसायिक रूप से नेक्स्ट एक तरह से फेलियर ही माना जाता है। पर यहाँ भी वही कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात है। कैसे? नेक्स्ट में जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बना था नेक्स्ट स्टेप, वो अपने समय से बहुत आगे था, और सालों बाद यही सॉफ्टवेयर एप्पल के नए ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS X की नींव बना। अच्छा, जिसने एप्पल को वापस खड़ा करने में मदद की। बिल्कुल। तो जो उस वक्त असफलता लगी, उसने भविष्य के लिए बीज बो दिए थे। और नेक्स्ट के साथ साथ उन्होंने एक और कंपनी में पैसा लगाया, या कहिए खरीदा। हाँ, 1986 में जॉर्ज लुकास की कंपनी थी लुकास फिल्म। उसका एक छोटा सा कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन था। जॉब्स ने उसे $10 मिलियन में खरीद लिया और उसका नाम रखा पिक्सार। शुरू में पिक्सार का भी प्लान हाई एंड ग्राफिक्स हार्डवेयर बेचना था, और वो भी मुश्किल में थे। कंपनी पैसा डुबा रही थी। हाँ, जॉब्स ने अपनी जेब से लाखों डॉलर लगाए उसे चलाने के लिए। फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने कहा कि हार्डवेयर छोड़ो, एनिमेटर्स को कहानी कहने दो, जॉन लासेटर जैसे लोग, कंप्यूटर एनिमेशन के जरिए। हाँ, और फिर आया 1995। डिज्नी के साथ मिलकर पिक्सर ने रिलीज की टॉय स्टोरी, दुनिया की पहली पूरी कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म, और वो तो जबरदस्त हिट हुई। जबरदस्त। उसने न सिर्फ पिक्सर को बचाया, बल्कि पूरे एनिमेशन जगत को बदल कर रख दिया। उसके बाद तो एक के बाद एक हिट फिल्में दी पिक्सार ने। फाइंडिंग नीमो, द इनक्रेडिबल्स। हाँ, पिक्सर क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का संगम बन गया। और जब 2006 में डिज्नी ने पिक्सर को खरीदा, करीब $7.5 बिलियन में, तो स्टीव जॉब्स डिज्नी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। बिल्कुल। तो वो निर्वासन का दौर, जो अपमान से शुरू हुआ था, उन्हें एक अलग ही फील्ड में बहुत बड़ी सफलता तक ले गया। कमाल की वापसी थी ये। लेकिन एप्पल की याद तो उन्हें आती होगी। हाँ, और 1990 के दशक के मध्य तक एप्पल की हालत बहुत खराब थी। कंपनी डूबने के कगार पर थी। मार्केट शेयर गिर रहा था, कंफ्यूजन था प्रोडक्ट्स में। और फिर इतिहास ने एक और मोड़ लिया। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया, उसके सॉफ्टवेयर के लिए। हाँ, और उस डील के साथ स्टीव जॉब्स सलाहकार बनकर एप्पल में वापस आ गए। वापस अपनी कंपनी में। पहले सलाहकार, फिर अंतरिम CEO, फिर परमानेंट CEO। उनकी वापसी बहुत नाटकीय थी। कंपनी दिवालिया होने से बस 90 दिन दूर थी। और आते ही उन्होंने कड़े फैसले लिए। बिल्कुल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। प्रोडक्ट लाइन एकदम सिंपल कर दी। सिर्फ 4 मेन प्रोडक्ट्स, 2 लैपटॉप, 2 डेस्कटॉप। फोकस वापस लाए कंपनी में। अनुशासन, फोकस। और फिर 1998 में उन्होंने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने सबको चौंका दिया। iMac। वो रंगीन कंप्यूटर्स। हाँ, कैंडी जैसे रंगों वाले iMacs। उस समय के बोरिंग बेज बॉक्स से बिल्कुल अलग, पारदर्शी, रंगीन, फ्लॉपी ड्राइव नहीं थी उसमें। ये बड़ा कदम था उस वक्त। हाँ, और वो इंटरनेट के लिए बना था। दिखने में अच्छा, चलाने में आसान। iMac जबरदस्त हिट हुआ। एप्पल वापस आ गया था। एप्पल इज बैक। और स्टीव जॉब्स भी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला दशक तो इनोवेशन का दौर था। 2001 में आया iPod। आपकी जेब में 1000 गाने। ये पहला डिजिटल म्यूजिक प्लेयर नहीं था, पर ये सबसे अच्छा था। छोटा, सुंदर, आसान। और वो सफेद ईयरबड्स तो फैशन स्टेटमेंट बन गए थे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक गैजेट नहीं था, ये कल्चरल फिनोमेनॉन बन गया। और फिर आया iTunes स्टोर 2003 में, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल दिया। 99 सेंट में एक गाना। हाँ, लीगल तरीके से ऑनलाइन म्यूजिक खरीदने का आसान रास्ता। इसने एप्पल को हार्डवेयर से एक पूरे इकोसिस्टम वाली कंपनी बना दिया। लेकिन जॉब्स रुके नहीं, वो आगे का सोच रहे थे। मोबाइल फोन्स का बाजार बढ़ रहा था। उन्हें डर था कि कहीं फोन कंपनियां म्यूजिक प्लेयर डालकर iPod को खत्म न कर दें। तो उन्होंने सोचा, हम खुद ही फोन बनाते हैं। और 2007 में वो ऐतिहासिक घोषणा, मैक वर्ल्ड का मंच। जॉब्स कहते हैं, आज एप्पल फोन को फिर से इजाद करने जा रहा है। और पेश करते हैं आईफोन। एक फोन, एक iPod और एक इंटरनेट डिवाइस, सब एक में। और कोई कीबोर्ड नहीं, सिर्फ एक मल्टी टच स्क्रीन। शुरू में बहुत लोगों ने शक किया, कहा महंगा है, कीबोर्ड नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है। पर लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। इसने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को ही बदल दिया। और फिर 2008 में ऐप स्टोर आया, जिसने इसे और पावरफुल बना दिया। लाखों ऐप्स, एक पूरी नई इकोनॉमी। इसने वाकई हमारे जीने का तरीका बदल दिया। बिल्कुल, पर इस पूरी सफलता के दौरान भी जॉब्स का व्यक्तित्व वो वैसा ही रहा, जटिल, विरोधाभासी। एक तरफ जीनियस, विजनरी, दूसरी तरफ कठोर। हाँ, कर्मचारियों को डांटना, आइडियाज को बेरहमी से खारिज करना। अपनी पहली बेटी लीसा को भी सालों तक स्वीकार नहीं किया था। हालांकि बाद में रिश्ते सुधरे,
ये समझना मुश्किल लगता है, जो इंसान इतने खूबसूरत यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाता हो वो रिश्तों में इतना मुश्किल कैसे? यही तो विरोधाभास है। आइजैक्सन की जीवनी भी यही दिखाती है। वो उन्हें संत नहीं बनाती, वो दिखाती है कि उनका वही जुनून, वही इंटेंसिटी जो महान प्रोडक्ट बनाने में मदद करती थी, वही उन्हें रिश्तों में भी मुश्किल बनाती थी। चरम सीमाओं पर जीते थे वो। बिल्कुल, कभी एकदम आध्यात्मिक तो कभी एकदम कंट्रोलिंग, मिनिमलिस्ट पर महंगी और खूबसूरत चीजों के शौकीन। शायद यही कॉम्प्लेक्सिटी उनकी क्रिएटिविटी का सोर्स भी थी। और फिर उनकी सेहत ने साथ देना कम कर दिया। 2003 में पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है। हाँ, एक दुर्लभ किस्म का न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, जो इलाज के लायक था अगर जल्दी पकड़ा जाए। डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी, लेकिन उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई। नहीं, 9 महीने तक टाल दिया। वो हमेशा से पारंपरिक तरीकों पर शक करते थे। उन्होंने वैकल्पिक इलाज आजमाए, डाइट, एक्यूपंक्चर, हर्बल दवाएं। दोस्तों, परिवार ने बहुत समझाया होगा। सबने। जब उन्होंने आखिरकार 2004 में सर्जरी करवाई, तब तक शायद कैंसर फैल चुका था। ये फैसला सर्जरी टालने का शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काश बन गया। उसके बाद तो सेहत गिरती ही गई। हाँ, 2009 में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। वो दिखने में बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन काम करने का जज्बा कम नहीं हुआ। 2010 में उन्होंने आईपैड लॉन्च किया। हाँ, बिल्कुल। दुबले पतले लेकिन वही दृढ़ निश्चय। टैबलेट कंप्यूटिंग की शुरुआत की। पोस्ट पीसी एरा। बिल्कुल। लेकिन 2011 तक साफ हो गया था कि वक्त ज्यादा नहीं बचाए। अगस्त में उन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दिया, टिम कुक को कमान सौंपी। और 5 अक्टूबर 2011 को उनका निधन हो गया, 56 साल की उम्र में। अपने घर पर परिवार के बीच पूरी दुनिया में शोक मनाया गया। आइजैक्सन की जीवनी उन्हें आखिर में कैसे देखती है, नायक या खलनायक? न नायक न खलनायक, एक बहुत ही जटिल, प्रेरित, कमियों से भरा लेकिन असाधारण प्रतिभाशाली इंसान। आइजैक्सन कहते हैं कि जॉब्स की असली प्रतिभा नई तकनीक बनाने में उतनी नहीं थी जितनी टेक्नोलॉजी को आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के साथ जोड़ने में थी। इंजीनियरिंग और डिजाइन का संगम। बिल्कुल, ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो शक्तिशाली भी हों और इस्तेमाल करने में आसान और सुंदर भी। टेक्नोलॉजी और उदार कलाओं को मिलाना। तो गैरेट से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाने तक की उनकी कहानी वाकई असाधारण है। हाँ, ये उन डॉट्स को जोड़ने, अपने पैशन को फॉलो करने और मौत को सामने देखकर जीने की कहानी है। सफलता की भी और असफलता की भी, प्रेरणा की भी और मुश्किल पलों की भी। उनकी विरासत आज भी हमारे चारों तरफ है। बिल्कुल। जब हम आईफोन इस्तेमाल करते हैं या मैकबुक खोलते हैं या पिक्सर की फिल्म देखते हैं, तो हम सिर्फ एक डिवाइस नहीं छू रहे होते हैं, हम एक सोच को छू रहे होते हैं। सादगी, सुंदरता और अलग सोचने का साहस। थिंक डिफरेंटली। तो ये थी स्टीव जॉब्स की कहानी के कुछ पहलुओं पर हमारी आज की बातचीत। एक ऐसी कहानी जो इनोवेशन, जुनून, विरोधाभासों और कभी हार न मानने वाली इच्छा शक्ति से भरी है। हाँ, और ये याद दिलाती है कि दुनिया बदलने वाले लोग अक्सर आसान नहीं होते, वो जटिल होते हैं। बिल्कुल। अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जॉब्स ने टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज के बीच पुल बनाया था। आज एआई के युग में किन नए डॉट्स को जोड़ने की जरूरत है? अच्छा सवाल है। टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बीच अब कौन से नए पुल बनाने होंगे? और जब टेक्नोलॉजी खुद सोचने लगेगी, तब अलग सोचने का मतलब क्या होगा? क्या इसकी परिभाषा बदलेगी? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। जॉब्स की कहानी की तरह इनके जवाब भी शायद वक्त के साथ ही मिलेंगे। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।